शाम में बशार अल-असद हुकूमत के खात्मे के बाद बागी ग्रुप हयत तहरीर शाम ने बैरूनी जारियत, अंदरूनी तनाज़ात और खदशात के साए में मुल्क की बागडोर संभाल ली है और इस ग्रुप के सरबरा अहमद उश-शरा, जो अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से मशहूर हैं और दाइश और अल-कायदा जैसी सख्त गीर तंजीमों का हिस्सा भी रह चुके हैं, और इसी वजह से उनका मवाजना अफगान तालिबान से भी किया जाने लगा। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि अहमद उश-शरा शाम में अपने सख्त गीर नज़रियात को नाफिज करने की कोशिश करेंगे और शाम में फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात और लड़ाई में इजाफा होगा। लेकिन शाम में बागियों को इक़्तिदार मिलने के बाद से अहमद उश-शरा अपने साबिक़ा जिहादी नज़रियात को फ़रोग़ देने के बजाय मुल्क के कौम परस्त नज़रियात को अपनाने का दावा कर रहे हैं और इसीलिए वो मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शाम में तमाम मज़ाहिब और तमाम फ़िरक़ों को साथ लेकर चलेंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने BBC के एडिटर इंटरनेशनल अफेयर्स जेरेमी बोवेन को दमिश्क के सदारती महल में इंटरव्यू भी दिया है, जिसमें अहमद उश-शरा से तालिबान के साथ उनके मवाज़ने समेत उनके सख्त गीर नज़रियात और मुस्तकबिल में शाम पर तर्ज़ हुक्मरानी से मुतालिक सवालात किए गए। शाम के अबूरी रहनुमा अहमद उश-शरा ने असद ख़ानदान के बनाए हुए सदारती महल में इंटरव्यू देने का फैसला किया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें इस बात पर हैरत नहीं हुई कि गुज़श्ता हुकूमत इतनी जल्दी गिर गई। उन्होंने कहा कि शामियों को तमाम मसाइल का सामना करने के लिए पुरसुकून रहने की ज़रूरत है। आपने बहुत से वादे किए हैं। आपने कहा कि आप शाम में अक़लियतों समेत मुख्तलिफ फ़िरक़ों का एहतराम करेंगे। क्या आप इन वादों को पूरा करेंगे? शाम के लोग हज़ारों सालों से एक साथ रह रहे हैं। हम इस सब पर बात करेंगे, हम गुफ्तगू करेंगे और यकीनी बनाएंगे कि सब की नुमाइंदगी हो। पुराना निज़ाम हमेशा फ़िरका वाराना तकसीम का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें तमाम बड़े शहरों में तमाम फ़िरक़ों ने खुशामदीद किया। मेरा ख्याल है कि इनकलाब में सब समा सकते हैं। तो ये खिलाफत नहीं बनने जा रही। आप शाम को अफगानिस्तान जैसा मुल्क नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप शायद तालिबान वाला बर्ताव करना चाहते हैं। शाम और तालिबान में बहुत फ़र्क है। हमारा तर्ज़ हुक्मरानी मुख्तलिफ है। अफ़गानिस्तान एक कबायली मुआशरा है, शाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोगों के सोचने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। शाम की हुकूमत और हुकूमती निज़ाम शाम की तारीख़ और सकाफ़त के मुताबिक होगा। तो शाम की सकाफ़त में ख़वातीन के हुकूक़ हैं, इसमें ख़वातीन की तालीम शामिल है, इसमें शराब इस्तेमाल करने वालों के लिए बर्दाश्त शामिल है। क्या ये सब आपके लिए काबिल कबूल है? जहाँ तक ख़वातीन की तालीम का सवाल है, बिल्कुल। हमारे पास इदलिब में गुज़श्ता 8 सालों से यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं और मेरे ख़्याल से इनमें ख़वातीन की शरह 60% से ज़्यादा है। और शराब? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना मेरे इख्तियार में नहीं, क्योंकि ये कानूनी मामलात हैं। कानून के माहिरीन की एक कमेटी होगी जो आइन की तश्कील करेगी, वो फैसला करेंगे और किसी भी रहनुमा और हुक्मरान को कानून की पासदारी करना होगी। कुछ ऐसे वसी मसाइल के बारे में बात करते हैं जिन्होंने आपको घेरा हुआ है। सबसे पहले, ये मुल्क टूट चुका है, यहाँ बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, मईशत तबाह हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कर्जे हैं। आप इन सब से कैसे निपटेंगे कि जब आपके मुल्क पर पाबंदियाँ हैं और दुनिया भर की बड़ी ताकतें और अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि आप एक दहशतगर्द तंजीम के रहनुमा हैं? Say that you are the leader of a terrorist group. ये एक सियासी दर्जाबंदी है। हमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जो हमें दहशतगर्द गिरोह कहलाने का जवाज़ फराहम करे। गुज़श्ता 14 सालों में हमने किसी भी आम शहरी या शहरी इलाकों या शहरी अहदाफ को निशाना नहीं बनाया। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ ममालिक इस दर्जाबंदी से परेशान होंगे, लेकिन जो कुछ हो चुका इसके बाद अब ये सच नहीं है। पाबंदियाँ ज़रूर हटनी चाहिए क्योंकि उनका निशाना साबिक हुकूमत थी। जालिम और मजलूम के साथ एक जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। जबकि इस हवाले से लिखी गई अपनी तहरीर में जेरेमी बोवेन ने कहा है कि 7 दिसंबर को मैं ये खबर देखकर सोया कि बागियों ने हुम्स पर कब्जा कर लिया है। जब मैं सोकर उठा तो बशार अल-असद रूस रवाना हो चुके थे और बागी जंगजू दमिश्क की सड़कों पर जीत का जश्न मना रहे थे। बागियों ने हवाई फायरिंग के लिए जो गोलियां इस्तेमाल की, उनकी तादाद उन गोलियों से ज़्यादा थी जो उनकी तरफ से बशार अल-असद के हामियों के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। मैंने
लबनान की सरहद पर सैकड़ों गाड़ियां देखी जिनमें बशार अल असद के वफादार अफराद और उनके डरे हुए खानदान सवार थे। शामी फौज के अफसरान और एहलकारों ने अपने यूनिफॉर्म फेंके और बगैर गोली चलाए ही अपने घरों को रवाना हो गए। बशार अल असद की हुकूमत करप्शन, जुल्म और शामी शहरियों की जिंदगी की परवाह न करने के सबब गिरी, यहाँ तक कि बशार अल असद की अपनी अलवी बिरादरी उनके लिए लड़ने को तैयार नहीं थी। इसलिए जुमेरात की शाम मुझे होम्स और हमा की सड़कों पर गोलियों से बचना नहीं पड़ा और मैं दमिश्क में सदारती महल में दाखिल हो गया, जहां मुझे हय्यत तहरीर शाम के सरबराह अहमद उश-शरा से मुलाकात करनी थी। अहमद उश-शरा बहुत पहले अस्करी यूनिफॉर्म उतार चुके थे और उन्होंने अबू मोहम्मद अल जुलानी का नाम छोड़कर अपना असल नाम अपना लिया था। अहमद उश-शरा का दावा है कि वो अपने पुराने जिहादी अकीदे को छोड़कर शाम के मजहबी कौम परस्त नजरियात अपना चुके हैं। ताहम बहुत सारे शामी शहरी उनके इस दावे को शक की निगाह से देखते हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि यह सच है कि माजी में अहमद उश-शरा शाम और इराक में एक जिहादी जंगजू रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2016 में अलकायदा से राहें जुदा कर ली थी। बशार अल असद के महल में जिस अहमद उश-शरा से मेरी मुलाकात हुई वो एक दराज कद और खामोश तबीयत शख्स थे जो कि इस बात का इजहार करने से हिचकिचा रहे थे कि वो शाम को कैसा मुल्क देखना चाहते हैं। वो मुझे एक इंतहाई अक्लमंद और सियासी बसारत रखने वाले शख्स नजर आए। दीगर सियासतदानों की तरह वो सीधे सवालात के सीधे जवाब नहीं देते थे। जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या ख़वातीन को आज़ादी होगी तो उन्होंने कहा कि उनके ताकत के गढ़ इदलिब की यूनिवर्सिटियों में 60% तालिब इल्म ख़वातीन हैं। ताहम अहमद उश-शरा ने कोशिश की कि वो हिजाब से मुतालिक सवाल पर कोई जवाब न दें। दमिश्क में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि बारिश अफराद ख़वातीन को बाल ढकने के अहकाम जारी कर रहे हैं। मैंने अहमद उश-शरा से पूछा कि सोशल मीडिया पर एक खातून की उनके साथ सेल्फी लेने की वीडियो गर्दिश कर रही है और इस पर कुछ लोग एतराज़ात उठा रहे हैं कि ये फ़ोटो लेने के दौरान उस खातून ने अपना सर ढक लिया था, जबकि शाम के क़दामत पसंद अफराद भी एक खातून के साथ तस्वीर बनवाने पर आप पर तनकीद कर रहे हैं, जिस पर अहमद उश-शरा का कहना था कि मैंने उन्हें सर ढकने पर मजबूर नहीं किया था। ये मेरी अपनी आज़ादी की बात है कि मैं कैसे तस्वीर बनवाना चाहता हूँ, मैंने उस खातून को मजबूर नहीं किया था। ये किसी मुल्कगीर कानून के निफाज की बात नहीं थी है। अबू मोहम्मद अल जुलानी जो अब अपना असल नाम अहमद उश-शरा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अब शाम में किस तरह का निज़ाम चलाएंगे और उस पर उनके साबिक़ा नज़रियात का कितना रसूख होगा और उनसे मुतालिक ख़दशात कितने दुरुस्त होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त शाम में हालात इंतहाई नाजुक हैं। शाम में बशार अल असद हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अब एक ताकत का खला पैदा हो गया है, जिससे मुल्क के अंदर मौजूद ग्रुप्स समेत बैरूनी ताकतें भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। और इन ताकतों में इसराइल पेश है, जिसने गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शाम के दिफाई निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया है, जबकि तुर्की भी इस सूरत हाल में अपने मफादात को महफूज बनाने के लिए शुमाल मशरिकी शाम में कुर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों की सरपरस्ती कर रहा है। ऐसे में आज एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। दमिश्क में अमरीका के 3 आला सिफारतकार पहुँच गए हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका इस ग्रुप को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर चुका है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस मुलाकात का मकसद यह है कि अमेरिका ये जांच सके कि माजी में अलकायदा से वाबस्ता ये ग्रुप शाम को किस तरह चलाने का इरादा रखता है। अमेरिका समेत दीगर मगरबी ताकतें और बहुत से शामी इस बात पर खुश हैं कि हय्यत तहरीर शाम की क़यादत में बागी मलेशियाज़ ने सदर बशार अल असद को इक़्तिदार से हटा दिया, लेकिन यह अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया ये ग्रुप शाम में सख्त इस्लामिक क़वानीन नाफिज करेगा या थोड़ा लचक दिखाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के एक तर्जुमान ने कहा है कि यह अमरीकी सिफारतकार हय्यत तहरीर शाम के नुमाइंदों के साथ शाम में जारी सियासी मुंतकली के हवाले से चंद अमरीकी उसूलों को डिस्कस करेंगे, जिनमें अक़लियतों के हुकूक समेत दीगर चीज़ें शामिल होंगी। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि मगरबी हुकूमतें अब आहिस्ता आहिस्ता हय्यत तहरीर शाम और उसके सरबराह अहमद उश-शरा के साथ राब्ते बढ़ा रही हैं और इस ग्रुप की दहशतगर्द तंजीम के तौर पर शनाख्त ख़त्म करने पर बहस शुरू कर रही हैं। अमरीकी वफ्द का दौरा हालिया दिनों में फ्रांस और बरतानिया के साथ राब्तों के बाद किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने 2012 में शाम के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे और दमिश्क में अपना सिफारत खाना भी बंद कर दिया था। इस सारी सूरत हाल में जहाँ एक तरफ बागी ग्रुप मुल्क में इत्तेहाद और यकजहती का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क को ट्रैक पर लाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं मुल्क के शुमाल में तुर्की की हिमायत याफ्ता बागी ग्रुप्स की पेशकदमी से नए खदशात जन्म ले रहे हैं और दाइश के दोबारा सरगर्म होने के दावे हो रहे हैं और मुल्क में पिछले 13 साल से जारी खाना जंगी मजीद फैलने का खदशा भी बढ़ रहा है। जबकि शाम में एक अमरीकी फौजी अड्डा भी मौजूद है जो दाइश के खिलाफ कुर्द फोर्सेस को सपोर्ट करता है। पहले यह दावा किया जाता था कि यहाँ तकरीबन 900 अमरीकी फौजी मौजूद हैं, लेकिन अब अमरीका ने कहा है कि शाम में बागियों की तहरीक से चंद दिन पहले उसने इस अड्डे में मजीद 1100 अमरीकी फौजी भेज दिए हैं, जिसके बाद अब शाम में अमरीकी फौजियों की तादाद 2000 हो गई है। जबकि अमरीका ने मशरिकी शाम में दाइश के खिलाफ कार्रवाई में ग्रुप के सरबराह अबू यूसुफ को मारने का दावा भी किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अमरीका के सेंट्रल कमांड फोर्सेस ने 19 दिसंबर को मशरिकी शाम में एक फ़िज़ाई हमला किया है, जिसमें दाइश के सरबराह अबू यूसुफ समेत दाइश के 2 रहनुमा मारे गए।
प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मुल्क भर में रवां साल पोलियो के केसेस में इजाफे के बावजूद इस साल इंसदादे पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर टीमों को मुश्किलात और हमलों का सामना है। आज कराची के इलाके कोरंगी में इंसदादे पोलियो की टीम पर हमला किया गया, जिसमें 2 पोलियो वर्कर्स और उनकी हिफाजती ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इस हवाले से SSP कोरंगी ने बताया कि पोलियो टीम पर हमला इलाके में मौजूद फैमिली ने किया। इंसदादे पोलियो की टीम कतरे पिलाने इलाके में पहुंची थी। इलाके में मौजूद फैमिली ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से मना कर दिया और टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया। पोलियो टीम पर तशद्दुद में मुलव्विस 4 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि इससे पहले हालिया इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले दिन खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्रम और बन्नू में भी पोलियो की टीमों पर हमला किया गया, जिसमें 1 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 पोलियो वर्कर जख्मी हो गए। सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने के मुख्तलिफ दावों और वादों और गुज़िश्ता 10 सालों में $1 अरब की फाइनेंसिंग मुख्तस किए जाने के बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के वो ममालिक हैं जहां अभी भी पोलियो वायरस बच्चों को अपाहज कर रहा है और उनकी जानें ले रहा है। इस साल गुज़िश्ता 3 सालों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा पोलियो केसेस सामने आए और अब तक मुल्क भर से पोलियो के 64 केसेस सामने आ चुके हैं। बलूचिस्तान से अब तक 26 केसेस, सिंध से 18, खैबर पख्तूनख्वा से 18, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 केस सामने आ चुका है। बलूचिस्तान जहाँ इस साल के सबसे ज़्यादा पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, वहाँ इस साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम दीगर सूबों की तरह अभी तक शुरू ही नहीं हो सकी है। 16 दिसंबर से मुल्क भर में शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो की मुहिम अब बलूचिस्तान में 30 दिसंबर को शुरू होगी। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा इसलिए परेशान कुन है क्योंकि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहां पर पोलियो के केसेस पाए जाते हैं और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। और पोलियो बीमारी ही ऐसी है कि जब तक पूरी दुनिया से इसका खात्मा नहीं हो जाता, दीगर इलाकों और मुल्कों में इसके फैलने का खदशा बरकरार रहेगा। 2010 से लेकर अब तक पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए $1 अरब से ज़ायद खर्च कर चुका है, लेकिन पोलियो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सका। 2019 में पाकिस्तान में पोलियो के 147 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो अगले साल यानी 2020 में कम होकर 84, जबकि 2021 में सिर्फ 1 केस रह गया था। और उम्मीद पैदा हो गई थी कि अब पाकिस्तान भी पोलियो फ्री हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर अगले ही साल यानी 2022 में पोलियो के 20 केसेस रिपोर्ट हुए, जो 2023 में कम होकर 6 रह गए, जबकि इस साल मुल्क भर में अब तक 64 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जबकि माहिरीन का कहना है कि किसी भी इलाके से 1 पोलियो केस की निशानदही का मतलब है कि उस इलाके में 50 से 500 ऐसे अफराद मौजूद हैं जो ये वायरस कैरी कर रहे हैं और उसको आगे फैलाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे अफराद बज़ाहिर पोलियो की कोई अलामात नहीं रखते, इसलिए उनकी निशानदही मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि इतने सालों में इतनी फंडिंग के बावजूद मुल्क से पोलियो के केसेस क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं और क्यों पाकिस्तान नाइजीरिया जैसे मुल्क से पोलियो के खात्मे के हवाले से कोई सबक नहीं सीख सका है, जिसने गुर्बत, अस्करियत पसंदी, मजहबी ग्रोहों की जानिब से इस हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहों, गलत खबरों और अवाम के इब्तिदाई खदशात के बावजूद पोलियो जैसी बीमारी का खात्मा करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि पोलियो की ये बीमारी होती क्या है और ये कैसे मुतासिर करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पोलियो का वायरस एक शख्स के जरिए दूसरे शख्स तक फैलता है। जब पोलियो का वायरस आपके खून में दाखिल होता है तो वो आपके नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं उन्हें ख़त्म कर देता है। अब यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है कि नर्वस सिस्टम, जिसे आप असाबी निज़ाम भी कहते हैं, वो नर्व सेल्स के ज़रिए आपके जिस्म की तहरीक को कंट्रोल करता है। और जब ये नर्व सेल्स ही ख़त्म हो जाते हैं तो आपके जिस्म की हरकत भी रुक जाती है, जिससे इंसान मफलूज हो जाता है। इसी वजह से पोलियो की बीमारी में बाज़ लोग अपाहज हो जाते हैं और कुछ लोगों के हाथ भी काम करना बंद कर देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बाज़ संजीदा केसेस में पोलियो वायरस आपके सांस लेने के निज़ाम को भी मुतासिर करता है, जिससे बोलने, खाने पीने, हत्ता के सांस लेने में भी दुश्वारी होती है, जिससे मौत भी हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पोलियो वायरस किसी उम्र में भी आप पर हमला कर सकता है, लेकिन 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वायरस से मुतासिर होने का ज़्यादा खतरा होता है, जबकि पोलियो का कोई इलाज भी नहीं है। एक दफ़ा कोई शख्स पोलियो की बीमारी में मुब्तला हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी इसमें मुब्तला रहता है। इससे बचाव का वाहिद ज़रिया पोलियो वैक्सीन है। इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1989 में पोलियो के खात्मे के लिए 125 ममालिक में पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। अब तक 123 ममालिक के पास ये सर्टिफिकेट है कि उनके मुल्क में पोलियो का वजूद ख़त्म हो चुका है, जबकि सिर्फ 2 ममालिक यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी तक सर्टिफाइड पोलियो फ्री ममालिक नहीं हो सके हैं। जबकि नाइजीरिया 2020 में पोलियो के खात्मे के बाद पोलियो से पाक होने का सर्टिफिकेट हासिल कर चुका है। नाइजीरिया में 2016 में वाइल्ड पोलियो का आखिरी केस रिपोर्ट हुआ और मुसलसल 4 साल तक वहाँ कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड, जो दुनिया भर में पोलियो केसेस के खात्मे के हवाले से जायज़ा लेने वाले आज़ाद इदारा है, उसकी रवां साल जारी होने वाली 23वीं रिपोर्ट में पोलियो वायरस के फैलाव के हवाले से रिस्क का जायज़ा लेते हुए लिखा गया
कि 2023 में पोलियो के खात्मे के हवाले से हासिल होने वाली पेशरफ्त का खातिर ख्वाह ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से 2024 में पोलियो के केसेस में इजाफा नजर आ रहा है। 2024 के इब्तिदाई 6 माह में 8 बच्चे पोलियो की वजह से पैरालाइज हुए और पोलियो की तारीखी आमाजगाहें समझे जाने वाले इलाके यानी कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा और कराची, जो कि पोलियो के हवाले से इंजन्स ऑफ ट्रांसमिशन का किरदार अदा करते हैं, वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि 8 में से 6 केसेस उन्हीं 3 जगहों से रिपोर्ट हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 में कोयटा में 4 साल बाद पोलियो के एक केस की निशानदही हुई, जहां पर 2.5 साल बच्चे में उसकी तशखीस हुई और वो तशखीस के फौरी बाद ही फौत हो गया। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड की फ्रंटलाइन के करीबी ज़राए के मुताबिक ये केस रिपोर्ट होने से पहले 2 पोलियो वर्कर से सर्विलेंस के दौरान मिस हो गया था। अगर ये सच है तो ये पोलियो के खात्मे के हवाले से इस मरहले पर एक संगीन कमजोरी है। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सूरत हाल पेचीदा और ख़तरनाक है। 2023 से पोलियो के खात्मे के लिए जारी वैक्सीन कैंपेन के 200 बॉयकॉट्स हो चुके हैं और ये सूरत हाल जारी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इस साल अगस्त तक जारी हर पोलियो कैंपेन में 4,23,000 बच्चों की पोलियो वैक्सीन मिस हो गई, जिसकी बड़ी वजह पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम को लाहक जानी खतरात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में हमारे जायजे के बाद से पोलियो टीमों की हिफाजत की ड्यूटी पर मामूर 15 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया जा चुका है, जिससे पोलियो मुहिम ताखीर का शिकार हुई या उन्हें मनसूख करना पड़ा। अपने बच्चों को अपाहज होने से बचाइए, उन्हें पोलियो के कतरे पिलवाइए।